मैं बार बार छात्रों से कहता हूं कि यूपीएससी में ये जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, लेकिन इससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो ये जो चीज़ है कि एक अच्छा मार्गदर्शन का होना ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो और थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। जैसे सपोज करिए कि हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में है। अब हिस्ट्री से आपके यहाँ जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं, आप वहाँ पर आप देखेंगे कि उसी हिस्ट्री से अलग अलग टॉपिक लेकर जाने कितने छात्र पीएचडी कर गए कर गए। ऐसे ही पॉलिटी में है, सेम इज विद ज्योग्राफी, सेम इज विद इकोनॉमी। अब ये देखिए कि अब इन सबको हमें पढ़ना है। अब छात्र सब कुछ पढ़ने लगे तो हो सकता है, अब एक बात और समझिए कि एक पीएचडी करने में 3 से 4 साल लगते हैं। अगर मान लो एक कॉलेज से 100 बच्चे पीएचडी कर गए होंगे तो 300-400 साल का काम हो गया एक ही सब्जेक्ट। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि 10-12 जन्म लिए जाएं तब यूपीएससी की तैयारी की जाए। जी, इसीलिए आपने कहा कि जो पढ़ना क्या आवश्यक है वो नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये जरूर। अब होता क्या है कि वो छोटी तैयारी से वो शॉर्टकट पकड़ना तो चाहता है, लेकिन शॉर्टकट उसका बहुत लंबा बन जाता है। तो उस चीज़ से बचना है। तैयारी करिए, आप किसी एक एग्जाम को फोकस रख के करिए, क्योंकि यूपीएससी या यूपीपीएससी बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं और इनमें कोई देवदूत आते होंगे ऊपर से उतर के उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। आपको केवल 2 चीज़ों का ध्यान देना है, एक निरंतरता और एक इच्छा शक्ति। अगर 2 चीज़ें आपके पास हैं तो ये परीक्षाएं आपके लिए बेहद आसान है। मतलब एक ऐसा बना दिया जैसे व्यवसाय बन गया है, जैसे कि शिक्षा वैसा व्यवसाय नहीं होना चाहिए। यहाँ एक शिक्षक का दायित्व ये होना चाहिए कि कैसे मैं अपने छात्र का मार्गदर्शन करके उसको आगे ले जाऊँ। बच्चे हैं, प्रेशर कुकर नहीं बनाइए उनको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप अपने बच्चे को आप छोड़ रहे हैं, टीचर से खुद पर्सनली मिलिए और इन बातों पे मत जाइए कि कौन कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है और कौन कितने समय से बैठा है। आप ये देखिए कि उसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। जी, उसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, उसकी नॉलेज का बेस क्या है। जब बेसिक नॉलेज ही बच्चे की पर्याप्त नहीं हो पा रही है या उसे एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है 10th हो या 9th 8th 7th में, तो क्या यहाँ सरकारों का और संस्थानों को ध्यान नहीं देना चाहिए? प्राइवेट संस्थानों के ऊपर थोड़ी सख्ती नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वेस्ट तो वहीं से बन रहा है ना सर, आधार वहीं से बनेगा। देखिए, भारत में ना एक बड़ी विडंबना है जी। बहुत मोटी सैलरी पाने वाले सरकारी शिक्षक के बच्चों को एक छोटी सी सैलरी प्राप्त करने वाला प्राइवेट शिक्षक पढ़ाता है। ये विडंबना है, बिल्कुल सर। आप देखिए कि हम सरकारी अधिकारियों की बात करें, बड़े बड़े अधिकारी किसी को भी आप उठा लीजिए जी, उन सब के बालक बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, न कि सरकारी स्कूल में। अगर सरकारी स्कूल की आप जो है बजटिंग आप देखेंगे तो किसी भी प्राइवेट स्कूल से छोटी नहीं होती। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि एक शिक्षक को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जरूर करना चाहिए। एक बड़ा इस बात पे एक कही हुई लोकोक्ति भी है, शिक्षक राष्ट्र का भाग्य विधाता, छात्र राष्ट्र का भाग्य विधाता, शिक्षक जग का युग निर्माता। क्या बात है सर जी। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहला एक अच्छा मार्गदर्शन, और अच्छे मार्गदर्शन के साथ 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है छात्रों को। अगर ये 2 काम आपने कर लिए तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छे मार्गदर्शन में पहला निरंतरता। निरंतरता मतलब डेली पढ़ना है, क्लास मिस नहीं करनी है। यूट्यूब पे बहुत से लोगों को आपने कहता हो, देखा होगा, सुना होगा कि मैं साहब 18 घंटे पढ़ता था, कि मैं 16 घंटे पढ़ता था। ये व्यवहारिक नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है, वो संभव भी नहीं है। हो सकता है भैया आप किसी और ग्रह पे रहते होंगे, वहाँ आपके दिन में 48 घंटे होते होंगे, हमारे में 24 घंटे होते हैं। और नींद हमेशा पूरी करिए, कम से कम 7 से 8 घंटे सोइए, फ्री रहिए, घंटे आधे घंटे के लिए परिवार के साथ, समाज के साथ, मित्रों के साथ बिताइए। और क्लासेस के अलावा वही 5 से 6 घंटे पढ़िए, फ्री रखिए अपने आप को। और जो आप पढ़ रहे हैं, देखो ये एक और चीज़ है, जो भी आप पढ़ रहे हैं अपने आसपास के समाज से उसको जोड़िए जी, उससे रिलेट, बिल्कुल उससे रिलेट करिए, क्योंकि यूपीएससी भी कहता है कि आपकी मूल व्यक्तित्व को वरीयता दी जाएगी, किताबी बातों को नहीं जी। अच्छा, एक बात होगी, एक निरंतरता। और दूसरी, देखो हमारे देश में समस्या ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, समस्या ये है कि पड़ोसी का बालक क्या कर रहा है जी। तो पड़ोसी, रिश्तेदार, वो लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, उनके चक्करों में पड़ना नहीं है। आप अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखिए। आपके पास भी 2 ही हाथ, 2 ही पैर, 2 ही आंखें, 2 ही कान, 1 ही नाक, 1 ही मुंह है, जो किसी भी यूपीएससी के टॉपर के पास होता है जी। आप किसी भी तरह से उससे कम नहीं हैं।
समझ रहे? आप उसको, आप इच्छा शक्ति अपनी मजबूत रखिए, निश्चित रूप से अगर वो कर सकता है आप क्यों नहीं कर सकते। अच्छा सर, किताबों को चुनाव कैसे करें? प्री है, किस तरीके से और किताबें अगर आप प्रेफर करना चाहें, लोगों को बताना चाहें कि ये पढ़िए। देखिए किताबों का मामला ना, देखिए कोई भी एक पुस्तक कभी भी कंप्लीट नहीं होती है जी, लेकिन जब छात्र को बेसिक नॉलेज जब हो जाती है तो वो एडवांस चीज़ें चुन सकता है। तो बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको कुछ किताबें बताए देता हूँ, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं, यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, देखो बेसिक किताबें तो यही रहेंगी। अब जैसे हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं, हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी लीजिए। अगर आपका हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक लगता है आपको तो 6 to 10 पढ़िए, वरना 11-12 से काफ़ी कम हो जाएगा। साथ में आप रखिए स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये पहले आपको करना है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़िए, एटलस के साथ मैप लगाइए, कोई किताबों की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी में रमेश सिंह आप ले लीजिए, टीएमएच की बड़ी अच्छी पुस्तक आती है। आर्ट एंड कल्चर में आप नितिन सिंघानिया ले लीजिए। हाँ, संजीव वर्मा भी आती है इकोनॉमी की, कुछ छात्र देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे हम संजीव वर्मा क्यों नहीं बोल रहे हैं। संजीव वर्मा हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो थोड़ी सी एडवांस्ड है, आप पहले रमेश सिंह करें। अच्छा, इसके अलावा इन्वायरमेंट की बात करें तो उसको भी आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, या कुछ और पुस्तकें भी मार्केट में मौजूद हैं। हालांकि एनवायरनमेंट जब भी आएगा वो करंट अफेयर्स से आएगा, डिफेंस का जो भी मैटर आएगा वो करंट से आएगा, टेक्नोलॉजी का मैटर आएगा वो करंट से आएगा। तो एक करंट की मैगजीन जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, 12th के बाद जस्ट कर रहे हैं, 3 साल का समय है, 3.5 साल का समय है आपके पास, कोई एक अच्छी मैगजीन आप पकड़ लें, कोई भी एक, चाहे आप क्रॉनिकल ले लें या आप प्रतियोगिता दर्पण ले लें, कोई एक मैगजीन अभी पकड़नी। और जब आपको 6 महीने 7 महीने हो जाएं, करंट से आप जुड़ने लगें, चीज़ों में अपने सब्जेक्ट्स में करंट को आप स्थापित करना सीख जाएं, उसके बाद में योजना और कुरुक्षेत्र भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जैसे एथिक्स है तो एथिक्स के लिए बड़ी अच्छी पुस्तक आती है लेक्सिकन की, वो आप ले सकते हैं। यूपीपीसीएस वाले छात्रों के लिए एक घटना चक्र का एक मॉड्यूल आता है मेंस के लिए, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आज हमारे साथ में प्रारंभ आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर मौजूद हैं, विप्रेश सर। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एजुकेशन के क्षेत्र में क्या कुछ नए बदलाव वो देख रहे हैं, और बच्चे जो तैयारियां करते हैं, एक उम्मीद लेकर के संस्थानों में जाते हैं, उन्हें कितना लाभ मिल पा रहा है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे देखते हैं आज की एजुकेशन को, और क्या बदलाव नए हुए हैं और किस तरीके का वातावरण है? देखिए, जो अगर इसको हॉलिस्टिकली हम देखते हैं, जो प्रिपरेशन करने, जो कॉम्पिटिटिव एजुकेशन है, उसमें क्या है कि 2 तरह का छात्र है। एक है जो कि शॉर्टकट को पकड़ना चाहता है कि 6 महीने की तैयारी करेगा या 5 महीने की तैयारी करेगा, कि अभी यूपीएससी तो नहीं दे रहा है लेकिन पुलिस का जो है आजकल बोलबाला हो गया, फिर पेट का आ गया, कभी लेखपाल का आ गया, कभी एसएससी के लिए तैयारी करने लगता है। तो एक छात्र तो वो है। अब होता क्या है कि वो छोटी तैयारी से वो शॉर्टकट पकड़ना तो चाहता है, लेकिन शॉर्टकट उसका बहुत लंबा बन जाता है। तो उस चीज़ से बचना है। तैयारी करिए, आप किसी एक एग्जाम को फोकस रख के करिए। दूसरा, एक अवधारणा है छात्रों में कि यूपीएससी या यूपीपीएससी बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं और इनमें कोई देवदूत आते होंगे ऊपर से उतर के, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है। आपको केवल 2 चीज़ों का ध्यान देना है, एक निरंतरता और एक इच्छा शक्ति। अगर 2 चीज़ें आपके पास हैं तो ये परीक्षाएं आपके लिए बेहद आसान है। अच्छा सर, ये प्रारंभ जो नाम रखा है आपने, ये कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरीके से इसको आपने स्थापित किया? और इसके आगे सर एक स्लोगन भी लगाते हैं बड़ा प्यारा सा, वो क्या स्लोगन है सर? जी। देखिए, प्रारंभ का नाम की अगर बात करें, मैं आपको बताऊं कि आई हैव बीन इनटू दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम जी, और I am in the same sector for UPSC, UPPSC preparation and competitive education for a very long period. I have taught at many institutions. लेकिन कुछ मन में विचार हमेशा था कि अपने शहर में, अपने शहर के बच्चों के लिए कुछ करना है। और कुछ ऐसी स्थितियां बनी, जब ईश्वर रास्ता दिखाता है तो वो सारी चीज़ें उसी लाइन में बनने लगती हैं। कुछ ऐसा बना कि हमारा अलीगढ़ वापस आना हुआ और अलीगढ़ में ही वापस आकर रुकना हुआ। फिर था कि क्या करना है, तो हमने सोचा कि चलो किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वो माहौल हमें बन नहीं पाया। जो हम चाह रहे थे, जो हम क्वालिटी देना चाह रहे थे, जो रिजल्ट हम देने की सोच रहे हैं, वो वहाँ बनी नहीं बात। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक अलग एकेडमी शुरू की जाए, क्यों ना एक छोटे स्तर से ही हम शुरू करें। और रही बात प्रारंभ की, तो प्रारंभ ही है, आगाज करना है। और अलीगढ़ से 2024 में निश्चित रूप से हम रिजल्ट की तैयारी में हैं और पक्का हम रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं सर अभी अपने यहाँ? और अभी हमारे पास
अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है जैसा कि आपको पता है, जी। लेकिन हमारे पास एक बैच कंप्लीट है और एक दूसरा बैच बैच में भी लगभग 18-20 बच्चे हैं। 18-20 ओवरऑल हमारे पास 60 के आसपास बच्चे। अच्छा सर, एक थोड़ा सा एजुकेशन आज व्यवसाय बन गया, ये सभी जानते हैं जी और हमारे दर्शक भली भांति समझते हैं इस चीज़ जी, को। बिल्कुल। लेकिन सर ये लोग जो कुछ लोग दीमक बन के बैठे हैं, जो एजुकेशन को ही चाटने की कोशिश कर रहे हैं या उसको खत्म करने का, बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप दिल्ली से भी आपने देखे होंगे बहुत सारे संस्थान, और अलीगढ़ में तो बाढ़ आई हुई है सर। जी 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 जी। अलीगढ़ में बाढ़ अभी नहीं है, बाढ़ तो दिल्ली में ही जी। है। देखिए, वाणिज्यिकीकरण जो हुआ है शिक्षा का, एक बात और समझनी पड़ेगी। देखिए, यूपीएससी पे ही मैं बात करता हूँ या यूपीपीएससी पे। बेसिक क्या माना जाता है यूपीएससी में कि एनसीईआरटी पढ़ना है 6 to 10th का या 11th 12th का। ठीक। अब बच्चा 12th पास तो करके आ ही रहा है, समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। 12th पास करके तो आ रहा है। जी। अब जब वो उसको स्कूल के टाइम पर अगर वो एनसीईआरटी को बहुत स्ट्रांगली कर ले रहा है तो दोबारा यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उसको। जी, बेसिक तो बिल्कुल जो हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो फ्लॉज वहां भी हैं। अब हम जब बात करें कॉम्पिटिटिव एजुकेशन की, तो देखिए ये जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ है इसका, अलग अलग तरीके लोगों ने अपनाए ताकि इसको मतलब एक ऐसा बना दिया जैसे व्यवसाय बन गया है। जैसे कि शिक्षा वैसा व्यवसाय नहीं होना चाहिए। यहाँ एक शिक्षक का दायित्व ये होना चाहिए कि कैसे मैं अपने छात्र का मार्गदर्शन करके उसको आगे ले जाऊँ। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि छात्रों को, छात्र के माता पिताओं को, अब जैसा आप देख रहे हैं कोटा में काफी सुसाइड्स वगैरह बच्चे अटेम्प्ट हो रहे हैं, बिल्कुल वो भी चीजें हो रही हैं। बच्चे हैं, प्रेशर कुकर नहीं बनाइए उनको, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप अपने बच्चे को आप छोड़ रहे हैं, टीचर से खुद पर्सनली मिलिए और इन बातों पे मत जाइए कि कौन कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है और कौन कितने समय से बैठा है। आप ये देखिए कि उसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। जी, उसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, उसकी नॉलेज का बेस क्या है। ये मत देखिए कितना बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, कितना बड़ा बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो लग जाएगा, आप 5 स्टार होटल थोड़े जा रहे हो, आप बच्चे को शिक्षा दिलाने जा रहे हो। जी, तो आप शिक्षा का वो देखिए। और जब भी आप जाएं तो मेन फैकल्टीज जो हैं उनकी क्लासेस, मैं तो ये कहूँगा पेरेंट्स को खुद बैठना चाहिए। जी, आप कह रहे हो कि बच्चा डेमो क्लास ले, बच्चे को अगर इतनी ही समझ होती तो वो एक टीचर को 2 दिन या 1 दिन में कैसे जज करेगा? टीचर को आप जज नहीं कर सकते। जी। आप जज करिए इस चीज को कि टीचर का समझाया हुआ कितना सहज है, कितना आराम से समझ आता है, और साथ साथ परीक्षा के बारे में उसकी इन डेप्थ नॉलेज क्या कहती है। जी। हालांकि इतना आसान नहीं होता है इन चीज़ों को पता करना, लेकिन फिर भी आप एक बार जब कोशिश करते हैं तो जो गहराई होती है व्यक्ति के अंदर वो झलकने लगती है। अच्छा सर, करियर काउंसलिंग की बात होती है, बहुत सारे संस्थान हैं तैयारी कराने के लिए, वो तैयार हैं, लेकिन क्या काउंसलिंग भी जरूरी नहीं है? 12th के बाद बच्चा क्या करे? इनफैक्ट किस तरीके से उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए सर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 12वीं के बाद नहीं, मैं कहूँगा 10वीं के बाद। 10वीं के बाद ही? 10वीं के बाद। देखिए, आपका और हमारा जो समय रहा ना जी, वो समय ऐसा था कि हम इंटरनेट हमारे पास नहीं होता था, जीवन सरल था, जीवन धीरे चलता था। लेकिन आज का समय क्या है कि आज जब आप 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को आप देखते हैं, जब उससे आप मिलते हैं तो उसे बहुत कुछ पता है। जी, दे आर गेटिंग कनेक्टेड टू। अब यहाँ पर हम 10वीं के बाद देखिए दो बातें हैं। लोग कहते हैं, एक तरीका तो ये है कि छात्र का जिस भी विषय में या जिस भी फील्ड में, क्षेत्र में रुचि है उसको वहां डालना चाहिए। आई एग्री, बिल्कुल सही बात है कि भाई छात्र को, कोई भी बालक है, उसको अगर मजा आ रहा है, ये कप बनाने में उसको बड़ा आनंद प्राप्त होता है तो उसको कप बनाने दीजिए। उसको कप उससे बढ़िया नहीं बना पाएगा कोई। लेकिन यहाँ एक इश्यू है। वो इश्यू क्या है? मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपका सबसे पसंदीदा भोजन क्या है, तो आप उन्हीं भोजनों में से बता पाएंगे जिनके के बारे में आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या आपने टेस्ट किए हैं। जी। आप उन भोजनों के बारे में बात ही नहीं कर पाएंगे जो कि विश्व में, देश में, यहाँ तक कि अलीगढ़ में मौजूद है, लेकिन आपने खाए नहीं, आपको पता नहीं। जी जी, बिल्कुल। तो एक ये बात आ गई। तो करियर काउंसलिंग बेहद जरूरी है और वो 10th के बाद ही होनी चाहिए। और छात्रों पर कभी भी ये दबाव ना रखें। पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि देखिए 99% लाना, 94% लाना, 92% लाना, ये सब बेकार की बात है। देखिए, आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखिए, मैं आपको एक नहीं 20 हमारे स्टूडेंट जो आईएएस बने, प्रॉपर आईएएस बने, मैं उनको ऐसे दिखा सकता हूँ कि 3rd डिवीजन पास हुए। जी, 3rd डिवीजन पास हुए। अब उस डिग्री का या उस परसेंटेज का कोई महत्व नहीं है। हाँ, आप एकेडमिक्स में आगे बढ़ाने के लिए कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, वहाँ जरूरी है कि भाई इतना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। वो भी 90-95 नहीं है, दैट इज 60%।
तो छात्रों पर वो दबाव ना रखा जाए, उनको बचपन सहज रूप से उनको जो है आप रखें, उनको ज्यादा प्रेशर ना बनाएं। दूसरी बात, 10th के बाद ही बच्चे को जो है चाहे उसको इंजीनियरिंग करना है, अगर उसका इंटरेस्ट इस तरह का है, या मेडिकल का है, या यूपीएससी का है, आते हैं हमारे पास छात्र। अच्छा सर, एक सवाल नहीं उठता, जब बेसिक नॉलेज ही बच्चे की पर्याप्त नहीं हो पा रही है या उसे एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है 10th हो या 9th 8th 7th में, तो क्या यहाँ सरकारों का और संस्थानों को ध्यान नहीं देना चाहिए? प्राइवेट संस्थानों के ऊपर थोड़ी सख्ती नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वेस्ट तो वहीं से बन रहा है ना सर, आधार वहीं से बनेगा। जो आप कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए, भारत में ना एक बड़ी विडंबना है जी। बहुत मोटी सैलरी पाने वाले सरकारी शिक्षक के बच्चों को एक छोटी सी सैलरी प्राप्त करने वाला प्राइवेट शिक्षक पढ़ाता है। ये विडंबना है, बिल्कुल सर। आप देखिए कि हम सरकारी अधिकारियों की बात करें, बड़े बड़े अधिकारी किसी को भी आप उठा लीजिए जी, उन सबके बालक बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, न कि सरकारी स्कूल में। अगर सरकारी स्कूल की आप जो है बजटिंग आप देखेंगे तो किसी भी प्राइवेट स्कूल से छोटी नहीं होती। छोटी नहीं होती, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सिर्फ सैलरीज को उठा लीजिए, कौन सा प्राइवेट स्कूल इस तरह की सैलरीज देता है? एक बात हो गई जी। दूसरी बात, ये सिर्फ शिक्षा को लेकर बात नहीं है, ये आप किसी भी विभाग को देखेंगे। देखिए, भारत एक विकासशील देश है, यहाँ का प्रशासन भी अभी विकास के क्रम में है। थिंग्स टेक टाइम। आज से अगर आप 20 साल पीछे की बात करेंगे तो संभवतः आप देखेंगे कि तब और भी ज्यादा जो है परेशानियां थी। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चेंज हो रही हैं, वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हाँ, संस्थानों को, या मैं कहूँगा सबसे पहले शिक्षकों को, क्योंकि मैं खुद शिक्षक हूँ और मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपने हिसाब से करना चाहिए। ये समझना होगा हमें कि शिक्षा, हाँ ठीक है, आपके लिए एक ये हो सकता है कि आप रोजी रोटी का एक माध्यम है, आपका परिवार इससे भरण पोषण होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि एक शिक्षक को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जरूर करना चाहिए। एक बड़ा इस बात पे एक कही हुई लोकोक्ति भी है, शिक्षक राष्ट्र का भाग्य विधाता, छात्र राष्ट्र का भाग्य विधाता, शिक्षक जग का युग निर्माता। क्या बात है सर जी। छात्र राष्ट्र का भाग्य विधाता है और शिक्षक समाज को बनाता है। हम जब अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं तो छात्रों में वो वैल्यूज ऑटोमेटिकली इनकलकेट हो जाती हैं जी। तो वो चीज़ें शिक्षकों को भी समझनी पड़ेंगी, सरकारों को भी। हाँ, नई शिक्षा नीति लाई गई है, उसमें काफ़ी बहुत अच्छे जो है प्रावधान रखे गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन में है। अब देखिए, इसके जो प्रभाव हैं वो आगे हमें हो सकता है 5 से 6 से 7 साल में हमें इसको देखने को मिलेंगे। तो आप किस तरीके से सर करियर काउंसलिंग पर ध्यान दे रहे हैं? बच्चे आपके यहाँ आते हैं क्या? मतलब डायरेक्ट एडमिशन है अपने यहाँ? हमारे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। पहले क्या प्रोसेस? पहले देखिए, जैसे पेरेंट्स आते हैं, कई बार बच्चे खुद चल के आते हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि वो हमारे रिसेप्शन पे मिलते हैं और वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एग्जाम की हम तैयारी करना चाहते हैं। उसने फॉर्म भर दिया, उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होता है। देखिए, हमें भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे भी समय का थोड़ा अभाव रहता है, सीधे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जब टेस्ट हम लेते हैं, बड़ा बेसिक टेस्ट होता है, उसमें कोई ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, व्यक्तित्व के बारे में 2-4 बातें पूछते हैं। अब हमें दिखा कि मान लीजिए कि वो बालक ढंग से हिंदी नहीं लिख पा रहा है, तो मैं उसे एलिमेंट्री हिंदी तो नहीं पढ़ाऊंगा, एक बात। दूसरी बात, फिर उसके बाद टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। जब हम इंटरव्यू लेते हैं, माता पिता से हम अलग बात करते हैं, छात्र से हम अलग बात करते हैं जी। उसका इंटरेस्ट क्या है। अब मान लीजिए हो सकता है कि बच्चे का मन तो साहब इंजीनियरिंग करनी है। हाँ, आजकल एक ट्रेंड चला है कि 12वीं के बाद ही बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो अच्छा ट्रेंड भी है, बड़ा उचित है वो, उस पर भी मैं बात करूंगा क्यों उछल कर। हम पहले बच्चे से बात करते हैं, माता पिता से बात करते हैं। अगर उसका इंटरेस्ट है, उसको ये है कि नहीं मुझे तो यहीं अपना करियर बनाना है, तो निश्चित रूप से उसे बनाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं डाउट लगता है तो हम उसके माता पिता ये कितना सही है सर? आज बहुत सारे संस्थान, जैसा आपने कहा कि दिल्ली हब है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वहाँ हैं, लेकिन आजकल सिलेबस भी ये लोग अपना प्रिंट करा रहे हैं। क्या सही माध्यम क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स को इतना उलझाया क्यों जा रहा है सर? फिर वो अटेम्प्ट करता है, सामाजिक समस्याएं, प्रताड़नाएं झेलता है, इतना डीमोटिवेटेड हो जाता है ना सर वो, कि लाइफ में कुछ कर नहीं सकता फिर वो। ये बिल्कुल कहाँ से, ये क्या बेस है इसका सर? देखिए, है क्या कि यूपीएससी बड़ी महंगी प्रिपरेशन है जी। हमने हालांकि बहुत कोशिश की है इसको जितना सस्ता हम रख सकें। ये महंगी प्रिपरेशन है, माता पिता जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके 1 वर्ष 2 वर्ष उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। अब
वो बालक अगर 12th के बाद कर रहा है तो इतना प्रेशर में नहीं आता, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कर रहा बालक, फिर उसके अंदर एक भावना आने लगती है कि भाई मैं घर वालों को कुछ दे नहीं रहा तो उनसे कुछ प्राप्त ना करूं। और ये वो मामला होता है जब वो टूटने लगता है, वो बिखरने लगता है। अब आप एक बात सोचें कि एक छात्र है जिसको कि इतना बड़ा मैराथन वाला जो है एग्जाम की तैयारी करना है और उसका मन डोल रहा है, डिस्टर्ब है, तो वहाँ सफलता की जो दर है वो बहुत कम हो जाएगी, परसेंट कम हो जाएगी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, जो हम संस्थानों की बात करें, देखो मैं दिल्ली की बात करता हूँ पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ बिग नेम्स। एक एक क्लास में 250-250, 500 बच्चे बैठे होते हैं। बिल्कुल। फैकल्टी को, मैं खुद वहाँ फैकल्टी रहा हूँ, फैकल्टी को बोला जाता है इतने लेक्चर्स में ये सिलेबस, ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको खत्म करना है, इररेस्पेक्टिव कि किसकी क्या समझ में आ रहा है। और वहाँ पर्ची सिस्टम चलता है सर। अच्छा। पीछे बैठा हुआ छात्र पर्ची पास करेगा, टीचर तक पहुंची नहीं भी पहुंच भी गई तो टीचर को ये है कि मेरे को ये टॉपिक आज कवर करना है। डाउट सेशन होगा बाद में, होगा वीकेंड पे, उसमें वो मेन फैकल्टी नहीं होगी, कोई असिस्टेंट फैकल्टी आएगा। आप समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, अब एक और बात देखिए कि जब आप देख रहे हो कि यूपीएससी या यूपीपीएससी में कितने छात्र टोटल बैठते हैं, उसको आप देखिए, और उनमें से कितने दिल्ली जाकर प्रिपेयर करके आते हैं, और उनमें से कितने सिलेक्ट होते हैं, उस रेशियो को निकालिएगा, दिल्ली कहीं खड़ा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और यही मैं जब पत्रकारिता की नज़र से इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है यही एजुकेशन बिजनेस का एक माध्यम भी है। बल्क में लोगों को बैठाइए और फिर उसका आनंद लीजिए। सर ठीक है, और क्या आप दिल्ली में आपके क्या अनुभव रहे सर, थोड़ा दर्शकों तक पहुंचे। दिल्ली में जो मुझे लगा, जैसे हम भी वहाँ प्रिपरेशन के मूड में रहे और अब भी जो छात्र वो परेशानी झेलते हैं। नंबर एक तो जैसे मैंने बात की कि बैच साइज बहुत बड़ा होता है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन छात्र को नहीं मिलता, और जो वो ऐसी स्थिति में होता है कि उसे आईएएस का आई नहीं पता, आईएएस का उसे आई भी नहीं पता, वो ऐसी उसमें दिल्ली में पहुंचता है। मेट्रोपॉलिटन है सर, इंटरनेशनल सिटी है, वहां जाकर एक छोटे गांव से आया बालक वो देखता है कि मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। बिल्कुल, कहीं उसे लगेगा कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, कभी लगेगा कि अरे मेरे को तो कपड़ा भी पहनना नहीं आता है, अरे मैं तो कहीं भी नहीं स्टैंड नहीं कर रहा हूँ। तो वो इंफीरियोरिटी कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर आता है और वहाँ व्यक्तिगत मार्गदर्शन है नहीं। दूसरा, जिस सब्जेक्ट वो पढ़ना चाह रहा है उस क्लास में स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि टीचर चाहकर भी उसके साथ कुछ कर नहीं सकता, और कब एक साल बीतता है पता ही नहीं चलता। तो बैक टू पवेलियन। ठीक है, अब फिर क्या करेगा कि वहां पर रह रहे हाउस में पड़ोस में वहां, क्योंकि पूरे देश से लोग आते हैं, फिर वो अकेला रहता है। घर वालों भाई पैसा वैसे मांगने की कोशिश करता है, घर वाले थोड़ा, आप समझिए अब स्थिति कहाँ आ रही। और महीने का रहने का खर्चा दिल्ली में 10 से 12 हज़ार रुपए का आता है। आप यूपीएससी प्रिपरेशन अगर कोई छात्र दिल्ली करने जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि 5 लाख रुपया साल का खर्चा उसको पड़ेगा। अब 5 लाख रुपया खर्च करने के बाद 1 साल बीत गया, उसको आईएएस का आई पता नहीं क्या है, उसको ये नहीं पता कि मेंस लिखना कैसे है, उसको ये नहीं पता कि प्री में एनालिसिस कहाँ पार्ट ले रही है, सिलेबस भी ढंग से ठीक से हुआ तो सिलेबस जो प्रिंट करा के आजकल दे रहे हैं, ये प्रथा कैसे सर? देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस अपनी पुस्तकें बनवा के देते हैं या अपना मटेरियल तैयार अपना पब्लिकेशन बना रहे हैं, अपना पब्लिकेशन बनाते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि प्रारंभ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जी, हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स हैं, जो अच्छी किताबें आती हैं, हम बच्चों को वो देते हैं, चाहे वो कितनी भी महंगी आए। नंबर 1। नंबर 2, हम क्या करते हैं कि छात्र को पढ़ाते हैं, समझाते हैं और उसको बोलते हैं अपने नोट्स बनाओ जी, ताकि जब वो रिवीजन करने आए तो उसके लिए बहुत आसान हो जाए। अच्छा, ये एक बात हो गई प्रारंभ में क्या है। दूसरी बात मैं करूंगा कि जो इंस्टीट्यूशंस अपनी किताबें छपवा कर देते हैं उनके बारे में मैं कहूँगा, या मटेरियल देते हैं, 2-1 इंस्टीट्यूशंस हैं जो ठीक काम करते हैं उस पर, 2-1 या 3 कर लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े नाम है, उनके मटेरियल्स मैंने देखे हैं, बड़े अच्छे मटेरियल होते हैं और काफ़ी हार्ड वर्क उनके पीछे लगाया जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन बाकी उसके अलावा आपको रद्दी की किताबें पकड़ाई जाती हैं और छात्र से विडंबना, और ये देखिए कि छात्र से कहा जाता है बेटा ये पढ़ लेना और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लो निकल जाएगा। आपने उसे हैंडीकैप और कर दिया साथ में। और मजे की बात यह है कि वो मटेरियल अगर बच्चा थोड़ा सा भी जानता है तो डे 1 खोलते ही पकड़ेगा और बोलेगा कि ये तो 8 साल पुराना डाटा रखा हुआ है इसके अंदर, मेरे किस मतलब का है। अलीगढ़ में ही मैं बताऊं, मैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जानता हूं जो मैं कहूंगा कि आप रद्दी के भाव जिस चीज को ना खरीदें, बहुत छोटे से पैसों में किताबें तैयार करा के बच्चों को पकड़ाई जाती हैं और कहा जाता है कि बेटा इन्हें पढ़ लोगे तो हो जाएगा। लाखों रुपए कमाया जाता है और लाखों रुपए कमाया जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े
यहाँ तक इतना भी नहीं, दिल्ली में भी ये होता है, अलीगढ़ तो वहीं से सीखेगा ना, छोटा शहर है, पीछे बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट देखा, Select- कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, तुमने उसको आज से पहले कभी देखा नहीं, उसने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, उसको पैसे देकर, उससे दोस्ती यारी करके, उसको कुछ भी करके इंस्टीट्यूशन में बुलाया, अपने यहाँ होर्डिंग लगा के दिखा दिया कि साहब ये हमारा स्टूडेंट है। स्टूडेंट से पूछो कि साहब हमने कब पढ़ा था, पता ही नहीं, 2 साल से तो हम पढ़ रहे हैं, कोई पता नहीं। अब वो हो क्या रहा है कि जब नया छात्र वहां आया, वो प्रभावित होगा, अट्रैक्ट होगा, वो प्रभावित होगा। मतलब उस छात्र को अट्रैक्ट करने के लिए, उसे भ्रमित करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का वो सारी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल होता है। अच्छा सर, ये देखिए, मुझे भी, आप मीडिया से हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कई मीडिया वालों ने मेरे से बोला कि साहब आप जो है वहां रहे, ये पढ़ाया वो पढ़ाया, आपने इतने सारे बच्चे पढ़ाए होंगे, आप अपने यहाँ फोटो वोटो क्यों नहीं लगाते हो? भाई महाराज, प्रारंभ को खुले हुए अभी एक सेशन भी नहीं निकला, मैं कहाँ से लगा दूँ? साहब आपके स्टूडेंट रहे होंगे, मेरे स्टूडेंट रहे होंगे ना, प्रारंभ के नहीं रहे। प्रारंभ के नहीं रहे, प्रारंभ में अकेला मैं नहीं पढ़ाता हूँ जी। प्रारंभ में फोटो तब लगेगा जब प्रारंभ में बैठा बच्चा, बच्चों के बीच में बैठा हुआ बच्चा सिलेक्ट होगा। मैं नहीं कहूंगा जी, बच्चे खुद बात करेंगे, और फोटो लगाने की फिर शायद जरूरत भी नहीं रहेगी। नहीं, बिल्कुल। अच्छा सर, फैकल्टी हायरिंग का किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अलीगढ़ में मैं बहुत अलग से लहजे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने करीब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देखा है, समझ में नहीं आता सर, टीचर है कि खुद स्टूडेंट है कि टीचर है, इस तरीके से मतलब आप मैनिपुलेशन, मतलब आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप। जी। तो ये चीजें सर कैसे आप फैकल्टी हायर करते हैं? आपका क्या पैटर्न है? हमारा पैटर्न सर 2 चीजें हैं। देखिए, अलीगढ़, दिल्ली में भी फैकल्टीज का, अच्छे फैकल्टीज का थोड़ा अभाव रहता है, क्योंकि फैकल्टीज के पास समय नहीं होता जो अच्छे फैकल्टीज हैं। अलीगढ़ में क्योंकि छोटा शहर है तो और ज्यादा है। हमारे यहाँ पर जो अभी फैकल्टीज हैं, जो हमारी टीम है, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, वो सभी मेंबर्स कम से कम 2 बार यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं या इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। और 2 मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो सबसे कम एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, जो अभी भी एग्जाम देते हैं, वो 2 यूपीएससी के इंटरव्यूज दे चुके हैं, और अब भी इस बार भी वो मेंस लिख रहे हैं, और निश्चित रूप से कुछ सफलता भी प्राप्त करेंगे जैसा उनका प्रिपरेशन है। बाकी की फैकल्टीज की बात करूं तो एकेडमिक का मेरे पास कोई फैकल्टी नहीं है, मतलब एकेडमिक से मेरे यहाँ फैकल्टीज हायर नहीं होती। जो कॉम्पिटिटिव, उसमें कम से कम 10 से 12 साल 15 साल का अनुभव झोंक चुके हैं, अपना जीवन दिया है उसको, उसी माहौल में रहे हैं। उस यूपीएससी के छात्र के या यूपीपीएससी के छात्र के मन में क्या दुविधाएं होती हैं जब वो प्रिपरेशन करता है, उस चीज को वो समझते हैं। और यही मैंने कहा, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि हम छात्र से उसके हाथ से खुद के नोट्स बनवाते हैं। देखिए, बड़ा साधारण काम है। मान लीजिए कि मैं पहले खुद प्रिपरेशन कर रहा था, भाई मैंने प्रिपरेशन की होगी पहले, अब प्रिपरेशन भी करता है आदमी तो चलो वो है कि यार अब नहीं हुआ, अब की बार होगा, अब की बार, तो 5-7 साल तो उसमें निकाल देते हैं। पढ़ाते हुए मुझे इतना लंबा समय हो गया। अगर मुझे सिर्फ नोट्स अपने देने हो तो वो सबसे इजी काम है, तमाम रजिस्टर भरे पड़े हैं, फोटोकॉपी कराइए, ले बेटा मजे कर, बच्चे को खुश कर दो, अरे साहब मुझे सर ने नोट्स दिया। लेकिन वो नोट्स उसके काम नहीं आएगा। वो कब काम आएगा? जब वो मेरे पढ़ाए हुए से खुद के नोट्स बनाएगा, शॉर्ट बनाएगा, पहले नोट्स बनाएगा फिर शॉर्ट नोट्स बनाएगा, जब परीक्षा से पहले ऐसे उसका रिवीजन होगा। अब मेरे नोट्स हैं तो उसको यही समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ से रेफरेंस किस चीज़ का उठा के ले रहा हूँ। मैंने आज समझा दिया, कल भूल जाएगा। ये अपनी बनाई हुई चीज़ को वो नहीं भूलेगा। अच्छा सर, एक सवाल और मन में उठता है जी, कि बच्चा कैसे तैयारी करे, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्या रणनीति? अगर उसने मन बना ही लिया है तो शुरुआत कहाँ से करें? ठीक है, देखिए, इसके 2 पहलू में लेकर चलूँगा। जो आज एक नया, पिछले कुछ वर्षों से नई एक ट्रेंड आई है, वो ट्रेंड क्या है कि 12वीं के जस्ट बाद छात्र जो है यूपीएससी की तैयारी में लग जाता है। और वो बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि जब तक उसकी 3 वर्ष में ग्रेजुएशन पूरी होती है, वो अपनी जो है बढ़िया से तैयारी भी कर लेता है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी देख रहे होंगे आपके नए बच्चे 21 साल की उम्र में आईपीएस हो जा रहा है, आईएएस हो जा रहा है। ये वही बच्चे हैं जी, ये वही बच्चे हैं, क्योंकि 21 वर्ष में तो पहला ही अटेम्प्ट देगा ना वो, पहला अटेम्प्ट। तो ये वही बच्चे हैं जो पहले अपना पूरा तप के आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा छात्र क्या है कि वो ग्रेजुएशन के बाद सोचता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी एक विडंबना है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही हम सोचते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। हालांकि अब चीज़ें बदल रही हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप आ रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक अच्छे मार्गदर्शन में सबसे पहला तो अच्छा मार्गदर्शन है। एक अच्छा टीचर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस अगर आप देखते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी,
आप लगभग सब्जेक्ट्स टॉपिक्स को मिला के 27-28 टॉपिक्स पे आप बात करते हैं, लेट इट बी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अब वहाँ पे क्या है कि अगर आपको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिला, तो यहाँ मैं बार बार छात्रों से कहता हूँ कि यूपीएससी में ये जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, लेकिन इससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो ये जो चीज़ है कि एक अच्छा मार्गदर्शन का होना, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो और थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। जैसे सपोज करिए कि हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में है। अब हिस्ट्री से आपके यहाँ जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं, आप वहाँ पर आप देखेंगे कि उसी हिस्ट्री से अलग अलग टॉपिक लेकर जाने कितने छात्र पीएचडी कर गए। जी कर गए। ऐसे ही पॉलिटी में है, सेम इज विद ज्योग्राफी, सेम इज विद इकोनॉमी। अब ये देखिए कि अब इन सबको हमें पढ़ना है। अब छात्र सब कुछ पढ़ने लगे तो हो सकता है, अब एक बात और समझिए कि पीएचडी, एक पीएचडी करने में 3 से 4 साल लगते हैं। जी। अगर मान लो एक कॉलेज से 100 बच्चे पीएचडी कर गए होंगे तो 300-400 साल का काम हो गया, एक ही सब्जेक्ट। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि 10-12 जन्म लिए जाएं तब यूपीएससी की तैयारी की जाए। जी, इसीलिए आपने कहा कि जो पढ़ना क्या आवश्यक है, वो नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब यहाँ हो क्या रहा है, अलीगढ़ में भी हमने देखा कि इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि एकेडमिक्स के टीचर्स को ले आते हैं। एकेडमिक्स वाला कॉम्पिटिटिव नहीं पकड़ सकता। बिल्कुल। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहला एक अच्छा मार्गदर्शन, और अच्छे मार्गदर्शन के साथ 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है छात्रों को। अगर ये 2 काम आपने कर लिए तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छे मार्गदर्शन में पहला निरंतरता। निरंतरता मतलब डेली पढ़ना है, क्लास मिस नहीं करनी है। और डेली पढ़ने से मेरा क्या मतलब है, आप ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है कुछ और हो, आप 1 घंटे ही पढ़ो रोजाना। उस दिन जिस दिन स्वास्थ्य गड़बड़ है 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर छोड़ना नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने YouTube वगैरह पे एक नया इंस्टीट्यूशन चल गया है, YouTube वो पढ़ाता है, छात्र पढ़ते हैं, उसको देखते रहते हैं, वो चलता है। YouTube पे बहुत से लोगों को आपने कहता है, देखा होगा, सुना होगा कि मैं साहब 18 घंटे पढ़ता था, कि मैं 16 घंटे पढ़ता था। ये व्यवहारिक नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है, वो संभव भी नहीं है। हो सकता है भैया आप किसी और ग्रह पे रहते होंगे, वहाँ आपके दिन में 48 घंटे होते होंगे, हमारे में 24 घंटे होते हैं। और नींद हमेशा पूरी करिए, कम से कम 7 से 8 घंटे सोइए, फ्री रहिए, घंटे आधे घंटे के लिए परिवार के साथ, समाज के साथ, मित्रों के साथ बिताइए। और क्लासेस के अलावा वही 5 से 6 घंटे पढ़िए, फ्री रखिए अपने आप को। और जो आप पढ़ रहे हैं, देखो ये एक और चीज़ है, जो भी आप पढ़ रहे हैं अपने आसपास के समाज से उसको जोड़िए। जी, उससे रिलेट करिए, क्योंकि यूपीएससी भी कहता है कि आपकी मूल व्यक्तित्व को वरीयता दी जाएगी, किताबी बातों को नहीं। जी। अच्छा, एक बात होगी, एक निरंतरता। और दूसरी, देखो हमारे देश में समस्या ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, समस्या ये है कि पड़ोसी का बालक क्या कर रहा है। जी। तो पड़ोसी, रिश्तेदार, वो लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, उनके चक्करों में पड़ना नहीं है। आप अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखिए। आपके पास भी 2 ही हाथ, 2 ही पैर, 2 ही आंखें, 2 ही कान, 1 ही नाक, 1 ही मुंह है, जो किसी भी यूपीएससी के टॉपर के पास होता है। जी। आप किसी भी तरह से उससे कम नहीं है, समझ रहे? आप उसको, आप इच्छा शक्ति अपनी मजबूत रखिए। निश्चित रूप से अगर वो कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते? बस इतना ही करते रहिए, निरंतरता के साथ लगे रहिए। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप जस्ट अभी 12th पास हैं, तो अगर आप यूपीएससी में मन रख रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम तैयारी करेंगे। ग्रेजुएशन से साथ साथ में भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो पहला अटेम्प्ट में निकालना कि 21 वर्ष की आयु में ही भाई अधिकारी बन गया था। अच्छा सर, किताबों को चुनाव कैसे करें? प्री है, किस तरीके से और किताबें अगर आप प्रेफर करना चाहें, लोगों को बताना चाहें कि ये पढ़िए। देखिए, किताबों का मामला ना, देखिए कोई भी एक पुस्तक कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। जी। लेकिन जब छात्र को बेसिक नॉलेज जब हो जाती है तो वो एडवांस चीज़ें चुन सकता है। तो बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको कुछ किताबें बताए देता हूँ, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं, यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, देखो बेसिक किताबें तो यही रहेंगी। अब जैसे हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं, हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी लीजिए। अगर आपका हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक लगता है आपको, तो 6 to 10 पढ़िए, वरना 11-12 से काफ़ी कम हो जाएगा। साथ में आप रखिए स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये पहले आपको करना है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़िए, एटलस के साथ मैप लगाइए,
कोई बड़ी कोई किताबों की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी में रमेश सिंह आप ले लीजिए, TMH की बड़ी अच्छी पुस्तक आती है। आर्ट एंड कल्चर में आप नितिन सिंघानिया ले लीजिए। हाँ, संजीव वर्मा भी आती है इकोनॉमी की। कुछ छात्र देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे हम संजीव वर्मा क्यों नहीं बोल रहे। संजीव वर्मा हम इसलिए नहीं बोल रहे कि वो थोड़ी सी एडवांस्ड है, आप पहले रमेश सिंह करें। अच्छा, इसके अलावा इन्वायरमेंट की बात करें तो उसको भी आप NCERT से कर सकते हैं, या कुछ और पुस्तकें भी मार्केट में मौजूद हैं। हालांकि एनवायरनमेंट जब भी आएगा वो करंट अफेयर्स से आएगा, डिफेंस का जो भी मैटर आएगा वो करंट से आएगा, टेक्नोलॉजी का मैटर आएगा वो करंट से आएगा। तो एक करंट की मैगजीन जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, 12th के बाद जस्ट कर रहे हैं, 3 साल का समय है, 3.5 साल का समय है आपके पास, कोई एक अच्छी मैगजीन आप पकड़ लें, कोई भी एक, चाहे आप क्रॉनिकल ले लें या आप प्रतियोगिता दर्पण ले लें, कोई एक मैगजीन अभी पकड़नी। और जब आपको 6 महीने 7 महीने हो जाएं, करंट से आप जुड़ने लगें, चीज़ों में अपने सब्जेक्ट्स में करंट को आप स्थापित करना सीख जाएं, उसके बाद में योजना और कुरुक्षेत्र भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जैसे एथिक्स है तो एथिक्स के लिए बड़ी अच्छी पुस्तक आती है लेक्सिकन की, वो आप ले सकते हैं। UPPCS वाले छात्रों के लिए एक घटना चक्र का एक मॉड्यूल आता है मेंस के लिए, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट होता है। अच्छा सर, एक सवाल और मन में उठता है, टाइम भी हो रहा है, चलते चलते एक सवाल ले लूँ आपसे। IAS PCS जैसे एग्जाम के लिए ऑनलाइन एजुकेशन कितनी परफेक्ट है? क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म मैं कहूँ कुकुर मुत्ते की तरह उग गए हैं इंटरनेट जी जी जी, और वो लोगों को बताते हैं कि आप हमारे यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए जी और IAS बन जाइए। जी जी, आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, ये जो ऑनलाइन वाला मामला शुरू हुआ है ये लॉकडाउन की देन है जी। UPSC और UPPSC फैक्ट्स का एग्जाम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट का एग्जाम है। और मैंने क्यों कहा, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बात और भी कह रहा था कि बैच साइज बड़ा होने से, जो बैच साइज बड़ा हो गया, 250-300 बच्चे हो गए, तो टीचर कुछ कर नहीं पाता है। मामला क्या है, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो शिक्षक भी नहीं, आप कुछ बात अपनी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने वाले का चेहरा और हाव भाव देखकर आपको समझ में आ जाता है कि उसको समझ आई है कि नहीं आई है। ये शिक्षक के साथ भी होता है, उसके साथ और स्ट्रांगली होता है, क्योंकि काम ही यही है, सामने फेस कर रहा है, उसका काम ही यही है। और इसमें क्या है, ऑनलाइन में आप, हाँ वनडे एग्जाम्स की मैं नहीं कहता, वहाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत सफलता देता हो, लेकिन सिविल प्रेप में ऑनलाइन एजुकेशन उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। और एक बात समझिए कि अगर इतनी ही इफेक्टिव होती तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आज तक, इतने सालों से चल रहे हैं, किसी ने आज तक कोई दिखाया है कि साहब ये ऑनलाइन क्लासेस लेके मेरा ऐसे सिलेक्शन हुआ है? ऑनलाइन एजुकेशन, हाँ अगर देखिए और भी स्थितियाँ हमें समझनी पड़ेंगी कि हाँ कोई आर्थिक स्थिति अगर किसी छात्र की बहुत अच्छी नहीं है, या जैसे महिलाओं और बेटियों के साथ होता है, हालांकि नहीं होना चाहिए। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि बेटियां भी, देखिए अभी UPSC का रिजल्ट देखिए, टॉप 5 में सब बेटियां हर जगह पहुंचे, टॉप 3 तो बेटियां ही बेटियां, बिल्कुल। तो उनको भी आप आगे बढ़ने का मौका दीजिए। कई बार हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से बेटियों को निकलने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, तो वहाँ पर ये कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वहाँ हो सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन कुछ जो है वहाँ पहुँच गई, घर तक उनकी शिक्षा पहुँच गई। लेकिन उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि UPSC या UPPSC में ये सफलता दिला सकती है, तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। बहुत ज़्यादा कोई छात्र हो, बहुत मेरिटोरियस हो, कभी एकाध हो जाए तो वो एक अलग बात होगी। अच्छा सर, एक सवाल और ले लेता हूँ। जो बच्चा कोचिंग भी नहीं ले रहा है और उसको सही गाइडलाइन भी नहीं मिली, रूरल क्षेत्र से है, और कई बार देखा गया कि ऐसे बच्चे भी क्वालिफाई कर देते हैं, तो उनका मोटिवेशन क्या है, बैक फैक्ट क्या है उनका? नहीं, देखिए जो हम कह रहे हैं कि कोई मार्गदर्शन नहीं रहा या ग्रामीण क्षेत्र से है, कहीं कोई कोचिंग नहीं की, ये मतलब मुझे अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है। हो सकता है कि किसी ने कोचिंग ना की हो, सेल्फ स्टडी से किया हो, तो उसमें फिर क्या होगा कि 2 साल 3 साल पहले या 4 साल पहले कहीं कोई कोचिंग ली होगी, या फिर कोई गांव का दीदी या भैया जो प्रिपरेशन के मोड में रहा होगा, उसके माध्यम से कुछ मार्गदर्शन मिला होगा, या कहीं कोई ऐसा व्यक्ति होगा या कोई मार्गदर्शक होगा जो फ़ोन के माध्यम से या महीने 2 महीने में पहुँच कर उसको बता रहा होगा। एक तो ये बात है, और दूसरी बात कि बिल्कुल ही कुछ भी ना हो तो उसमें हो सकता है कि सफलता मिले। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम नकार दें कि नहीं साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, और उतना समय आज की युवा पीढ़ी में, इतना पेशेंस बड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। तो सर बने रहिए हमारे साथ और HBN न्यूज़ देखते रहिए। इस कार्यक्रम को अगर आप पसंद करते हैं तो कमेंट में सर से सवाल पूछिएगा, हम डिटेल सर की डाल देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा सर, बच्चे आपको फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद।